बचपन में जब किसी शादी में जाते थे तब वरमाला के लिए बने स्टेज के बगल में अक्सर आपको भी पलंग, सोफा सेट, टीवी, फ्रिज, कूलर, कुर्सी, कभी कभी बर्तन और न जाने क्या क्या रखा हुआ दिखता था। ऐसा पहले बहुत होता था, आजकल ऐसा नहीं दिखता है। हमारे साथ भी होता था। हम सभी बच्चे उन नए सामानों पर बैठते और खेलते थे। तब इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता था कि वो सारे सामान दहेज थे। हमें तो लगता था कि हाँ देते होंगे ये सब, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई की, तब समझ आया कि शादी के मंडप के पास रखा वो नया सामान गैर कानूनी था, अपराध था। वो अपराध जिसे हमारी सोसाइटी वाले बड़े ही आसानी से करते आ रहे हैं। दहेज जैसी कुप्रथा आज भी किसी न किसी तरीके से जिंदा है, भले ही उसका नाम अब प्यार से दिया हुआ गिफ्ट या शगुन या संकल्प हो गया है। हाल ही में एक वर्ल्ड बैंक की स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें बताया गया है कि भारत में दहेज गैरकानूनी होने के बाद भी आज तक धड़ल्ले से लिया और दिया जा रहा है। क्या कुछ सामने आया है स्टडी में और कैसे दहेज आज भी गिफ्ट के नाम पर हमारे बीच मौजूद है, सब जानेंगे आज की बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं द ऑर्डिनरी शो। 30 जून को वर्ल्ड बैंक ब्लॉग्स पर एक स्टडी छपी। बेसिकली ये स्टडी 2 हिस्सों में पब्लिश हुई, आइडियाज फॉर इंडिया के साथ मिलकर। आइडियाज फॉर इंडिया इकोनॉमिक और पॉलिसी पोर्टल है जो भारत के कई मुद्दों पर विश्लेषण के आधार पर रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। खैर, तो इस साठगांठ वाली रिपोर्ट 2 टाइटल्स के साथ पब्लिश हुई थी। पहला था द एवोल्यूशन ऑफ डाउरी इन रूरल इंडिया 1960 to 2008, माने 1960 से 2008 के बीच ग्रामीण भारत में दहेज का क्रमागत विकास। दूसरा टाइटल था हाउ डाउरी इन्फ्लुएंसेस हाउसहोल्ड डिसीजंस इन रूरल इंडिया, यानी ग्रामीण भारत में दहेज घरेलू फैसलों को कैसे प्रभावित करता है। दहेज उस प्रॉपर्टी या कीमती सिक्योरिटी को कहते हैं जो किसी शादी में शामिल 2 पार्टियों में से एक के द्वारा दी जाती है या फिर देने पर सहमति जताई जाती है। अक्सर दहेज देने वाली पार्टी लड़की का परिवार होता है और लेने वाली पार्टी लड़के का परिवार होता है। बहुत ही पुराने समय से ये कस्टम फॉलो किया जा रहा है। 2006 में रूरल इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक सर्वे यानी REDS ने भारत में दहेज को लेकर एक स्टडी की थी। इस स्टडी का विश्लेषण अब वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में किया है। REDS की स्टडी भारत में दहेज की मौजूदगी को लेकर हुई सबसे रीसेंट स्टडी है। इसमें देश के 17 बड़े राज्यों को कवर किया गया था। इन राज्यों में देश की 96% आबादी रहती है। REDS की स्टडी में 1960 से लेकर 2008 के बीच ग्रामीण भारत में हुई 40,000 शादियों का आकलन किया गया था। पाया गया कि 95% शादियों में दहेज का लेन देन हुआ था। अब REDS की स्टडी को वर्ल्ड बैंक ने नेट दहेज के फॉर्म में कन्वर्ट किया। नेट दहेज कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया गया, लड़की के परिवार की तरफ से लड़के वालों को जितनी रकम का गिफ्ट दिया गया, उसमें से लड़के के परिवार द्वारा लड़की वालों को जितनी रकम के गिफ्ट दिए गए उसे माइनस कर दीजिए। ज्यादातर शादियों में ये नेट दहेज पॉजिटिव ही मिला, माने लड़की वालों ने ज्यादा पैसे लड़के वालों को दिए। बहुत ही कम शादियां ऐसी थी जहां लड़के वालों ने ज्यादा महंगे गिफ्ट्स लड़की वालों को दिए। वर्ल्ड बैंक के विश्लेषण में ये सामने आया कि नेट दहेज 1975 से लेकर साल 2000 के बीच एक जैसा बना रहा। वहीं लड़की वालों की तरफ से ज्यादा रकम के गिफ्ट दिए गए, जबकि लड़के वालों की तरफ से ये रकम काफी कम थी। आसान भाषा में बताएं तो जहां लड़के वालों ने लड़की वालों को 5,000 के गिफ्ट दिए, वहीं लड़की वालों ने 6 से 7 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए, माने 32,000 के गिफ्ट दिए। टोटल 27,000 का अंतर। ये औसत हम केवल आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, असल मायनों में ये जो अमाउंट है ये लाखों में होता है। वर्ल्ड बैंक के विश्लेषण में यह भी रिवील हुआ कि भारत में लगभग सभी धर्मों में दहेज लिया और दिया जाता है। अगर कास्ट को ध्यान रखते हुए बात करें तो अपर कास्ट में सबसे ज्यादा दहेज का लेन देन होता है, उसके बाद OBC और फिर SC और ST में दहेज चलता है। केरल, हरियाणा, पंजाब और गुजरात में नेट दहेज का ग्राफ बढ़ते हुए ही नजर आया, जबकि ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में एवरेज दहेज घटता हुआ दिखा। वर्ल्ड बैंक के विश्लेषण में घर की बचत पर भी बात की गई। बताया गया कि जिस घर में पहली लड़की पैदा होती है वहां परिवार वाले उसके जन्म के साथ ही दहेज के लिए पैसे जोड़ने लगते हैं। साथ ही ज्यादा पैसे कमाने और बचाने के लिए फर्स्ट बॉर्न लड़की के पिता फर्स्ट बॉर्न लड़के के पिता से ज्यादा काम करते हैं। अक्सर ही दहेज का अमाउंट घर की कई साल की कुल कमाई से कहीं ज्यादा होता है। कई परिवार दहेज देने के लिए कई साल की बचत एक झटके में खत्म कर देते हैं। भारत में 1961 से ही दहेज का लेन देन गैरकानूनी है, लेकिन फिर भी यह प्रथा अभी तक जिंदा है। सवाल उठता है कि इस कस्टम की, जिससे कई जगहों पर एविल कस्टम भी कहा जाता है, उसका जन्म आखिर कैसे हुआ। बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद ये समझ आया है कि दहेज प्रथा हमारे देश में बरसों से चली आ रही है। उसकी शुरुआत का एग्जैक्ट समय क्लियर नहीं है।
पुलित्जर सेंटर की रिपोर्ट की माने तो दहेज की जड़ मध्ययुगीन काल में दिखाई देती है। उस वक्त लड़की के माता पिता उसकी शादी के दौरान उसे कई सारे गिफ्ट्स और पैसे देते थे, जिस पर केवल उस लड़की का ही हक होता था। उन पैसों का मकसद यह था कि लड़की शादी के बाद भी अपने दम पर ही रहे। ये पैसे किसी भी तरह से लड़की के पति या उसके ससुराल वालों के नहीं होते थे। लेकिन जब भारत में अंग्रेजों का शासन आया, तब एक एक्ट के जरिए ब्रिटिशर्स ने जमीन पर प्राइवेट ओनरशिप बंद कर दी। इस एक्ट में और बदलाव हुए और जमीन पर औरतों के मालिकाना हक को भी खत्म कर दिया गया। जब इस पर रोक लगी कि औरतों के नाम पर कोई जमीन नहीं हो सकती, तो यहां से दहेज प्रथा ने बुरा रूप ले लिया, ऐसा माना जाता है। फिर लड़कियों की शादी के वक्त लड़के वाले मुंह खोलकर अपने मन के मुताबिक पैसे मांगने लगे। दहेज प्रथा के बुरे रूप की शुरुआत की कहानी अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन वेबसाइट पर भी दी गई है। दोनों ही फाउंडेशन और वेबसाइट काफी नामी है। लड़के वाले शादी के वक्त नखरे दिखाने लगे, बड़ी बड़ी रकम मांगने लगे। लड़की के परिवार वाले किसी तरह से लड़की की शादी करवा भी देते, तब भी उसे शादी के बाद दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। इस पर आया डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इसके तहत दहेज लेना और देना दोनों ही गैर कानूनी करार दे दिया गया। दहेज प्रथा का पालन करने वालों के खिलाफ सख्त नियम बनाए गए। लेकिन इस कानून के आने के बाद भी दहेज प्रथा का अंत नहीं हुआ। हमारे सामने आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि दहेज प्रताड़ना के चलते लड़की ने सुसाइड कर लिया या उसकी हत्या कर दी गई। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में डाउरी डेथ्स के देश भर में कुल 8,455 मामले रजिस्टर हुए। 2012 में 7,634 और 2016 में 7,621 मामले दर्ज हुए थे। ये तो डाउरी डेथ्स के दर्ज मामले हैं, और न जाने ऐसी कितनी औरतें हमारे देश में होंगी जो दहेज के चलते ससुराल वालों के हाथों प्रताड़ित हो रही होंगी। बहुत सारी औरतें ऐसी भी हैं जो पुलिस तक नहीं पहुंच पाती, कुछ ऐसी हैं जो एनजीओ से मदद लेती हैं। बहुत सी औरतें केवल इतना चाहती हैं कि उनके ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करना उन्हें बंद कर दें। वो ना तो पुलिस केस करना चाहती हैं, ना ही शादी तोड़ना चाहती हैं। ऐसा क्यों? इसके बारे में ठीक से जानने के लिए हमारे साथी ने हमसफर एनजीओ से जुड़ी ऋचा से बात की। 80% से ज्यादा महिलाएं जो हमारे पास आती हैं, उनमें से 80% से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां चाहती हैं कि हम उनके परिवार वालों के साथ बातचीत करें, उनकी काउंसलिंग करें और मीडिएशन के माध्यम से उनकी समस्या को सुलझा दें। इसका एक बहुत बड़ा जो कारण मैंने समझा है इतने सालों के अनुभवों में अपने, कि महिलाओं का अपने पैरों पर ना खड़ा होना। हमारे यहाँ कभी भी लड़कियों को इस तरीके से नहीं देखा जाता कि वो शादी का रिश्ता छोड़कर वापस मायके की तरफ रुख कर सकती हैं, वापस आ सकती हैं, या शादी के रिश्ते को अगर वो छोड़कर निकलती हैं बाहर, तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वो अपना खर्चा कैसे करेंगी, अगर बच्चे हैं तो उनका पालन पोषण कैसे करेंगी। ये सवाल उनके सामने सबसे बड़ा होता है, क्योंकि आज भी विवाहित लड़की को अगर वो शादीशुदा रिश्ते से बाहर निकल रही है तो सपोर्टर्स फैमिली के नाम पर, मायका हो या कोई भी दूसरा हो, वो नहीं मिलते हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ तो एक महीने में हमारे पास 20 के लगभग महिलाएं, 20 से 30 महिलाएं संपर्क करती हैं, जो अलग अलग माध्यमों से संपर्क करती हैं। कुछ लोग फोन पर आती हैं, कुछ ऑफिस आती हैं, इस तरीके से। और उसमें से अगर मैं ये कहूँ तो 15 महिलाओं के जो है 12 से 15 महिलाओं की दिक्कतें होती हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जो है डाउरी की भी दिक्कत होती है किसी ना किसी तरीके से। हमने कई लोगों को ऐसी दलील देते सुना है कि दहेज तो परंपरा है, हम तो शादी में परंपरा निभा रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या वाकई दहेज एक परंपरा है? हमने बात की प्रोफेसर आर्कनाथ चौधरी से। ये श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय गुजरात में वाइस चांसलर है। हिंदू धर्म में दहेज क्या वाकई परंपरा है? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, शास्त्रों में दहेज की कोई परंपरा नहीं है, इसका जिक्र ही नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन पहले के समय में शादी के वक्त कन्या के परिवार वाले उसे कुछ रुपए और उपहार वगैरह देते थे। इसे स्त्रीधन कहा जाता था। इसका केवल एक ही मकसद था कि शादी के बाद भी कन्या सबल रहे, उसे पैसों से जुड़ी कोई दिक्कत ना हो, वो आर्थिक रूप से सक्षम रहे। इन पैसों पर केवल और केवल कन्या का ही अधिकार होता था, उसके पति का नहीं। लेकिन समय के साथ इसका रूप बदल गया। ससुराल वाले इसी स्त्रीधन पर अपना हक जताने लगे और मन मुताबिक रकम लड़की के घर वालों से मांगने लगे। ये एक सामाजिक कुरीति है, लोगों ने ही इसे जन्म दिया है और अब एक दूसरे को कॉपी करने के चक्कर में ढेर सारा पैसा दिया जाता है। मुस्लिम धर्म में दहेज को लेकर क्या परंपरा है, इसके बारे में हमारे साथी नीरज ने प्रोफेसर जुनैद हारिस से बात की। जामिया मिलिया इस्लामिया में डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज के प्रोफेसर हैं। वो बताते हैं, इस्लाम के अंदर जहेज, लेन देन, किसी भी प्रकार की इस तरह की कुरीति का कोई, अगर इस्लाम के अकॉर्डिंग देखा जाए, इस्लामिक
तो जो टीचिंग्स उसकी अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसकी कोई परंपरा है और न इसकी कोई इजाज़त है। ये तो एक तरह से देखा जाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं, तो ये कह सकते हैं कि सोसाइटी का जो कंपल्शन है ये एक प्रकार का जुल्म है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। जो सब कॉन्टिनेंट है यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो आ रहे हैं, ये जो हमारा वो है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये परंपरा किसी न किसी रूप में मुसलमानों के अंदर पाई जा रही है। और बहुत शर्म की बात है कि इस्लाम जब हिंदुस्तान में आया तो ऐसी सूरत में इसकी खूबियां अगर सोसाइटी में प्रचलन उसका होता तो बहुत अच्छी बात है। इसने एक तरह से देखा जाए ये परंपरा इस्लाम में तो है ही नहीं, तो ये परंपरा लोकल यहाँ से उसने अडॉप्ट किया है और ये कुरीति अब तक इनके अंदर पाई जाती है। जो इस्लाम के अंदर कायदे से अगर देखा जाए तो लड़की का पैदा होना एक रहमत है। जब वो जवान होती है तो बीवी की सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, और अगर एक बच्चे की माँ हो जाती है तो उसी के कदमों के नीचे जन्नत है। ये इस अप्रोच को सबसे पहले जानना चाहिए। इस अप्रोच का इतना ख्याल भी रखा गया है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं, कि लड़की वालों को शादी के लिए परेशान होना नहीं रहता है, बल्कि जिसके घर लड़की हो उसके घर इस्लामी परंपरा ये है कि उसके घर पैगाम दिया जाए, यानी उसके घर जाया जाए कि हम चाहते हैं कि आपकी बेटी से, आपके घर में फलां बेटी से शादी हो सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस परंपरा को हिंदुस्तान में मुसलमानों ने छोड़ रखा है, और बिल्कुल वही हालत है कि लड़की वाले परेशान होते हैं और जाते हैं लड़के तलाश करते हैं। अब जिस बुनियाद पर भी तय हो, जाहिर सी बात है कि अगर जरा सा भी इस्लाम और जरा सा भी धर्म का, जरा सा भी मजहब का असर होता है, तब तो खुल के जहेज की बात नहीं कर पाते। ये कहने की कोशिश करते हैं कि भाई आपकी मर्जी है, आप जो चाहें, आपकी बेटी है, इस तरह की बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस्लाम इसकी भी अनुमति नहीं देता है। मैंने आपसे कहा कि सिर्फ 3 चीजें हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम। या तो क्या है, ये रिश्वत है। अगर ये कहा जाए कि हम आपकी बेटी को जब ही लेंगे जबकि आप जहेज देंगे, तब तो ये रिश्वत हुआ। और अगर ये कहा जाए कि हर हाल में आपको देना पड़ेगा, तब तो ये डकैती है। और अगर ये चुपचाप इसको बर्दाश्त किया जाए और जो कुछ भी बेटी की तरफ से आ रहा है, लड़की की तरफ से आ रहा है, लिया जाए, तो मेरी नजर में ये मुकम्मल भीख है। सिख और जैन धर्म में दहेज को लेकर क्या परंपरा है, ये भी हमें पता चला। सुनिए। ये एक पुस्तक है विवाह। ये दिल्ली में एक बहुत बड़ा जैन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कुंद भारती, साउथ दिल्ली में, वहाँ से पब्लिश हुई है। इसमें जैनों का जो पूरा मैरिज सिस्टम है वो लिखा हुआ है इसमें। और इसमें ये देखो, ये टाइटल से ही एक बात लिखी हुई है, दहेज से परहेज। जैन आचार्यों ने जैन शास्त्रों में कहीं पर भी दहेज के लिए कोई बात नहीं लिखी। दहेज देना पड़ेगा, दहेज जरूरी है, इस तरह की एक भी किताब में, एक भी ग्रंथ में, एक भी राइटर ने नहीं लिखा है। जैन धर्म के पास में लाखों ग्रंथ है, पर एक भी ग्रंथ में ये बात नहीं लिखी है। बल्कि ये किताब बहुत ऑथेंटिक रिसर्च की है। आचार्य विद्यानंद जी यहाँ रहते थे, उन्होंने ये किताब अप्रूव्ड की है और ये सब जगह चलती है। और इसमें साफ साफ हेडिंग डाला हुआ है कि यहाँ पर, बल्कि बहुत जो लोग लेते हैं उसकी निंदा की है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ऐसा लिखा है इसमें। जैन समाज में जैसे और समाजों में चलता है, समाज तो समाज के तरीके से चलता है और समाज में सब बहुत काम देखा देखी होते हैं। तो जैसे और समाजों में चला, ऐसे जैन समाज में, जैन घरों में भी थोड़ा बहुत दहेज लेने देने का सिस्टम चला। किसी किसी ने उसका दुरुपयोग ज्यादा भी किया
और ज्यादातर लोगों ने इसका दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन ये चीज चलती रही क्योंकि और समाजों में भी चलती थी। सिख धर्म की हम बात जब करते हैं तो हमारे सामने एक तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी सामने हैं, जिसको हम माथा टेकते हैं। जैसे हिंदू धर्म में वेद आ गया, वेद आगे, शास्त्र आगे, पुराण आगे, गीता, महाभारत। इसी तरह ही कुरान मुस्लिम धर्म में, बाइबल क्रिश्चियनिटी में, और सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब हमारे पास सामने हैं, जो हमारा गाइडलाइन है, जिसमें उपदेश दिए हैं गुरु साहबान ने। एक तो ये हो गया, और दूसरा गुरु साहबान की हमारे सामने बताया हुआ जीवन है, उनकी लाइफ है, उन्होंने कैसे जीवन बताया। और जब हम गुरु नानक साहब से लेके गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु अर्जन, गुरु गोविंद सिंह तक देखते हैं, तो हमें कोई एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलती कि उनको दहेज दिया गया हो या उन्होंने लिया हुआ हो। लिया हुआ तो बाद में उनको दिया भी नहीं गया, ये उनके सामने जो मेल था या फीमेल थे वो एक समय बराबर ही थी। और इसलिए उसी टाइम टू टाइम जहाँ कब जरूरत पड़ी, सिख धर्म के कहीं भी जो रोल प्ले करने में औरतों ने बराबर उनके, जैसे लंगर की रस्म है, जो गुरु अंगद साहब की जो ये पत्नी थी, उन्होंने वहाँ पर लंगर में पार्टिसिपेट किया खडूर साहब में। इसी तरह जो बाकी गुरु साहबान थे, बल्कि वो किसी एक की लाइफ जब हम देखते हैं तो किसी एक की भी लाइफ देखते हैं किसी की भी, तो वहाँ पर किसी हमें नहीं मिलती एग्जाम्पल तो उनको दहेज दिया गया हो, जहाँ उन्होंने इसको जरूरी मांगा हो, जहाँ ऐसी को लेन देन किया गया हो, ऐसा कहीं नहीं है। मतलब तो इसलिए नहीं है क्योंकि औरत को गुरु नानक साहब ने एक बड़ा ऊंचा रुतबा दिया है। आज प्रैक्टिकली देखें तो जैसे कि उनके रूट्स जुड़े हुए हैं हमारे समाज से, तो धीरे धीरे जैसे असर हो रहा है, जहाँ पंजाब में भी देखी जा सकती है, दहेज की प्रथा देखी जाती है। स्टेट अलग अलग स्टेट में अलग अलग उसका इम्पैक्ट है। लेकिन जो सिख धर्म की बात करें, सिद्धांतों की बात करें, गुरु ग्रंथ साहब में बात करें, एक भी एग्जाम्पल हमको नहीं मिलती कि इसको एक्सेप्ट किया गया होगा। ईसाई धर्म में भी दहेज किस तरह से व्याप्त है, इसका जवाब दिया आशीष आर्चर ने। ये एक पादरी हैं, सुनिए क्या कहते हैं। जो भारत का मसीही समाज है, इंडियन क्रिश्चियंस जो हैं, और जो भारत में मसीहियत प्रैक्टिस करी, जो क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस करी जाती है, वो भारत के समाज के अनुसार ही प्रैक्टिस करी जाती है। तो जो रीतियां हैं भारतीय समाज की, वो भी एक क्रिश्चियन विवाह, एक ईसाई विवाह, मसीही विवाह में फॉलो होती हैं। जैसे हल्दी की प्रथा होती है, मेहंदी होती है, रजगा होता है, और उसी रीति से कई सारी शादियों में कुरीतियां भी जो है, जैसे दहेज की कुरीति है, वो भी लोग फॉलो करते हैं। हालांकि फॉलो करने वालों का परसेंटेज बहुत नहीं है, लेकिन नगण्य भी नहीं है, काफी लोग फॉलो करते हैं। एक स्टडी कुछ दिन पहले पब्लिश हुई थी, तो उसमें जो ऑड रेशियो था कि एक रिलीजन वाइज डेटा उन्होंने पब्लिश किया था, तो वो ऑड रेशियो करीब 1% है, क्रिश्चियन, सिख्स और कुछ और कम्युनिटीज। तो निश्चित रूप से ये कुरीति जो है वो फॉलो करी जाती है। कुछ लोग खुले मुंह से मांगते हैं, मतलब बाकायदा लिस्ट बना के। कुछ लोग गिफ्ट के नाम पे, जो डायरेक्ट डाउरी या इनडायरेक्ट डाउरी कह सकते हैं, मतलब डायरेक्ट डाउरी में जैसे खुलेआम, अगर हम बहुत ही ज्यादा खड़े शब्दों में कहें तो किसी चीज का मूल्य लगाना जैसे होता है कि इतना हम कैश लेंगे, इतनी ज्वेलरी लेंगे, ये कार लेंगे और ये करेंगे, वो करेंगे। और कुछ इनडायरेक्ट डाउरी होती है जिसमें अगर मांगा नहीं भी जाता है तो लड़की के माता पिता जो लोगों को एक तरीके से, जो समाज की अवधारणा है कि शादी हो रही है लड़की की, तो फिर लड़की को वॉशिंग मशीन देंगे, फ्रिज देंगे, इस नाम में कि लड़की का जीवन आगे जाके मतलब इन सब सुख सुविधाओं का वो लाभ ले सके। जो क्या बोलना चाहिए, जो कॉमन आर्गुमेंट्स हैं दहेज के फेवर में, तो वही दे के लोग देते हैं। तो कभी इनडायरेक्ट भी होता है, डायरेक्ट भी होता है, दोनों चीजें। लगभग सभी धर्मों के जानकारों ने यह बताया कि दहेज एक कुरीति है, धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन फिर भी ये खुलेआम लिया और दिया जा रहा है। माने ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आया है।
हाँ, दहेज देने और मांगने के तरीके में बदलाव जरूर आ चुका है। जैसे कई लोग सीधे तौर पर कुछ मांगते नहीं हैं, रकम सेट नहीं करते, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि अपने हिसाब से आप अपनी बेटी को जो गिफ्ट देना चाहें वो दे सकते हैं। मतलब गिफ्ट शब्द धीरे धीरे दहेज शब्द का पर्यायवाची बन चुका है। लड़की वाले भी ये सोचकर कि अपनी ही बेटी है, कई सारा कैश देते हैं या बाइक या 4 व्हीलर ये सब देते हैं। घर का सारा सामान भी कई बार दिया जाता है, ये सोचकर कि ये तो गिफ्ट है, जबकि ये दहेज का ही एक रूप है। कुछ पेरेंट्स तथाकथित संकल्प या शगुन के नाम पर बेटी की शादी में बहुत सारी चीजें देते हैं। किन्हीं किन्हीं जगहों पर लड़के वाले भले ही कुछ न मांगे, लेकिन अपेक्षा रखते हैं कि लड़की वाले अपने मन से बहुत कुछ जरूर देंगे, और अगर लड़की वाले ऐसा नहीं कर पाए तो आगे जाकर लड़की को ससुराल में ताने मारे जाते हैं। माने दहेज का स्पेक्ट्रम फैलता जाता है, वो बड़ा हो गया है। इस स्पेक्ट्रम में पहले आता है सीधा लेन देन, दूसरा होता है लड़के वालों का अपेक्षा रखना लेकिन कुछ कहना नहीं, और तीसरी कैटेगरी ऐसी है जिसमें लोगों को नॉलेज ही नहीं होती कि वो दहेज का लेन देन कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये तो नॉर्मल है, इतना तो होता ही है, ये तो खर्चे शादी में होते ही हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की वाले अपने ही मन में गिल्ट लेकर चलते हैं, ये कि लड़के वालों ने तो कुछ मांगा ही नहीं, कितने सीधे लोग हैं, और इसी चक्कर में अपनी ही तरफ से ढेर सारा पैसा और सामान दे दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल लड़के वाली पार्टी ही दहेज की दोषी है या लड़के वाले ही क्रूर होते हैं, लड़की वाली पार्टी बराबर दोषी है, ठीक उसी तरह जिस तरह लड़के वाले हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पेट्रियार्की को स्प्रेड करने में अपनी पूरी मदद करते हैं, इस कुप्रथा को वैलिडिटी देते हैं, इसे बढ़ावा देते हैं। ये थी आज की बड़ी खबर। अब हम आपको दिखाते हैं दिन का वीडियो। इस वीडियो में जो महिलाएं आपको दिख रही हैं वो कांग्रेस पार्टी के महिला मोर्चा की सदस्य हैं। राजस्थान के सीकर का ये वीडियो है। आज तक से जुड़े सुशील कुमार मोदी की रिपोर्ट के मुताबिक इन महिलाओं ने केंद्र सरकार का विरोध करने के लिए चूल्हे पर रोटियां सेकी। दरअसल ये महिलाएं पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़े हुए दामों का विरोध कर रही थी। इसी विरोध के तहत कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर चूल्हे पर रोटी सेकी गई। ये एक प्रतीकात्मक विरोध था, सरकार को यह दिखाने के लिए कि अगर रसोई गैस के दाम इतने बढ़ रहे हैं तो चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ेगा। ये था हमारा आज का वीडियो। अब जान लेते हैं दिन की सुर्खियां। पहली सुर्खी केंद्रीय मंत्री रहे पी रंगराजन कुमार मंगलम की पत्नी किट्टी कुमार मंगलम से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 जुलाई की रात इनकी हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक वारदात दिल्ली के पौष इलाके वसंत विहार में उनके घर पर हुई। मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। 67 साल की किट्टी कुमार मंगलम वसंत विहार स्थित अपने घर में दूसरी मंजिल पर रहती थी। आज तक संवाददाता के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने बताया है कि कुमार मंगलम के घर में बदमाश लूट की नीयत से घुसे थे। इसी दौरान उन्होंने किट्टी की हत्या कर दी। अगली सुर्खी बनाई है अफगान की मशहूर फोटोग्राफर रदा अकबर ने। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने एग्जीबिशन में देश की कुछ शक्तिशाली महिलाओं को शोकेस किया, जिसकी वजह से उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ा। सितंबर से लेकर अब तक अफगानिस्तान में करीब 180 लोगों को मारा गया है, जिनमें कुछ हाई प्रोफाइल महिलाएं भी शामिल थीं। रदा कहती हैं, हम वो अल्पसंख्यक हैं जो लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। हम में से कुछ को मारकर वो हम पर चुप रहने का दबाव बना रहे हैं। वो मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हारी कोई जगह नहीं है, अगर तुम ये करना चाहते हो तो मारे जाओगे। हम एक दूसरे से कहते रहते हैं कि हमें जिंदा रहना है, क्योंकि अगर हम मर गए तो क्या पॉइंट रहेगा। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में हिंसात्मक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अफगान सरकार और अमेरिका इसके पीछे तालिबान का हाथ बताते आ रहे हैं। ये था आज का शो। आप अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आप हमें theordinaryshow@gmail.com आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। शुक्रिया।